दिसंबर की वो सर्द शाम थी। अजीत और उसका परिवार हरिद्वार में दादा की अस्थियां विसर्जित कर कार से दिल्ली लौट रहा था। अगले ही दिन दादाजी की शोक सभा थी, इसलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। इसलिए अजीत कार सामान्य से अधिक गति में चला रहा था। अजीत के भाई को कुछ घबराहट सी होने लगी। उसका जी मतला रहा था तो उसने कार की खिड़की खोल दी। बाहर बहुत ज्यादा तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। खिड़की खुलने पर सभी ठंड से कांपने लगे, लेकिन भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए खिड़की बंद नहीं की। बच्चों को ठंड न लग जाए, इसलिए अजीत की पत्नी ने कहा, सुनिए, बहुत ठंड लग रही है, गाड़ी की डिक्की में कंबल रखे हैं, गाड़ी को साइड पर लगाएं ताकि कंबल निकाल सकें। पत्नी की बात सुनकर अजीत ने थोड़ा आगे जाकर सुरक्षित जगह देखकर गाड़ी को एक किनारे पर रोका। डिक्की से कंबल निकालकर अपनी पत्नी को दे दिए। वो डिक्की बंद कर आगे बढ़ा ही था कि उसका ध्यान सामने कच्चे रास्ते की तरफ गया, जहां दिल्ली 160 किलोमीटर लिखा था। ये देखकर उसने अपने भाई को कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई क्यों ना इस शॉर्टकट रास्ते से चलें, यहाँ से दिल्ली जल्दी पहुँच जाएंगे। घर पहुँचने की जल्दी में भाई और बाकी सब ने भी हामी भर दी। वो जल्दी से कार में बैठा और उसने तेज गति से गाड़ी कच्चे रास्ते की ओर बढ़ा दी। अभी गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि आगे रास्ता झाड़ियों से बंद मिला। कहाँ तो घर पहुंचने की जल्दी थी, वहीं गलत रास्ते पर आने से समय नष्ट होता देख वो अपने फैसलों पर झुंझला गया। परेशान होते हुए उसने गाड़ी फिर से हाईवे की ओर मोड़ दी। कच्चे रास्ते पर भी गाड़ी की गति को बढ़ाते हुए वो फिर से उसी हाईवे पर आ गया। इनमें उनका काफी समय बर्बाद हो गया था, इसलिए दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी की गति थोड़ी और बढ़ा दी। लेकिन अब गाड़ी चलाते हुए उसमें कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। गाड़ी की रफ्तार चल पाने में असमर्थ थे। ये देखकर भी उसने गाड़ी को रोका नहीं। धीरे धीरे सड़क पर कोहरा और भी ज्यादा छाने लगा था। अब सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी बहुत कम होने लगी थी। कोहरा होने के कारण रास्ता देखने में अजीत को मुश्किल हो रहे थे। उसने गाड़ी की डिफॉगर और फॉग लैंप ऑन कर दिए, जिससे कुछ दिखाई देने लगा, लेकिन कोहरे और पहिए के भारीपन की वजह से गाड़ी की गति कम ही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद तो गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये देखकर अजीत और उसका परिवार परेशान हो गया। आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं, ऐसे तो हम आज रात तक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे। अजीत की पत्नी ने कहा, मुझे लगता है गाड़ी के पहिए में शायद हवा कम है। मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ, कहीं टायर पंचर तो नहीं हो गया। भैया आप धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहें, क्योंकि इस तरह कोहरे की रात में हाईवे पर गाड़ी रोकना सही नहीं होगा। आगे कोई सही जगह देखकर गाड़ी रोक लेना, अगर पंचर हुआ तो वहीं टायर भी बदल लेंगे। एक तो कोहरा, दूसरा गाड़ी का टायर पंचर हो जाने के डर से अजीत एक बार फिर परेशान हो गया। गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए वो बढ़ता जा रहा था। पीछे से आता एक ट्रक डिपर की तेज रोशनी करता हुआ लगभग उनके साथ चलने लगा। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी के पहिए की तरफ इशारा करते हुए उससे कुछ कहा। अजीत को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन वो उसके इशारे से समझ गया कि गाड़ी का टायर पंचर है। अजीत ने बिना हाथ के इशारे से कहा, हाँ हाँ, हमें भी मालूम है, हमारी गाड़ी का टायर पंचर है।
ट्रक ड्राइवर ने एक बार फिर घबरा कर गाड़ी के पहिए की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश की। अजीत ने फिर से इशारा किया। अरे हाँ भाई, मालूम है टायर पंचर है। ड्राइवर ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन कुछ अनहोनी के डर से उसके परिवार ने उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। गाड़ी ना रुकते देख ड्राइवर ट्रक लेकर तेजी से आगे निकल गया। ट्रक को जाते देख सबकी जान में जान आई। अब अजीत भी गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए 1 किलोमीटर और आगे निकल आया। वहां पर उसे एक खाली जगह दिखा। उसने गाड़ी को किनारे पर लगाया और फिर गाड़ी से उतरकर सामने की तरफ गया तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दरअसल उसके गाड़ी के टायर के सामने एक औरत की लाश लटकी हुई थी। वो लाश गाड़ी के साथ साथ घसीटती हुई यहाँ तक आई थी और शायद इसीलिए गाड़ी स्पीड नहीं चल रही थी। ये देखकर तो अजीत एकदम से जैसे ठिठक कर ज़मीन पर गिर गया। उसे इस तरह से गिरता देख उसका भाई बाहर निकला और फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी भी, जिसके बाद वो लोग भी ये नज़ारा देखकर एकदम से हैरान रह गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कब हुआ, ये औरत आखिर गाड़ी के नीचे आई कब। किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं था। मगर तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो औरत एकदम से गाड़ी के टायर के नीचे से निकलती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। उस औरत के शरीर को बहुत ही चोट पहुंची थी, मगर वो औरत बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा कई जगह से कटा फटा था। तभी उस औरत ने एकदम से उन तीनों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है और ये आखिर है कौन। मगर तभी एकदम से सामने से आती ट्रक की रोशनी उस औरत के ऊपर पड़ी और फिर तभी एकदम से वो औरत हवा में धुआं हो गई। ये वही ट्रक वाला था जो कि अजीत को गाड़ी के पहिए की तरफ बार बार इशारा कर रहा था। वो वापस से उन्हें देखने के लिए ट्रक घुमाकर वापस आया था। ट्रक वाले ने अपनी ट्रक रोकी और फिर भागता हुआ अजीत की तरफ आया। फिर उसने कहा, मैं यही कह रहा था, वो औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो इस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाती है। मैं आपको कह ही रहा था कि गाड़ी मत रोकना, बस चलते जाना। अब खड़े क्यों हो? जितना जल्दी हो सकता है निकलो यहाँ से। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठे और फिर वहाँ से निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जल्दी जल्दी साइकिल के पेंडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई थी। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी किए हुए थे। भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पेंडल मारता हुआ जल्दी जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर ही नहीं रहा था, सो वेद जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी नहीं थी जहां रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टॉर्च भी नहीं है।
बैटरी ही खत्म कर दी थी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और संकट मोचन का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था। अचानक उसकी धोती पैंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उगाए। थूक भी नहीं निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोए जा रहा था। तभी अचानक साइकिल की कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पैंडल में फंसी अपनी धोती को निकाल कर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बहुत ही डरावनी लग रहे थे। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। पर पुरानी साइकिल ज्यादा साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज फिर से आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंस गई हूँ और मेरे पति बीमार है। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़क कर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल नहीं सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के आसपास की थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रख रखे थे। गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, पर उसकी कमर पर गोदने से खुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते। उन्हें साइकिल पर बिठा लो, थोड़ी दूरी हमारा घर है, वहाँ पर हमारी माँ रहती है। आप बस हमें वहाँ तक पहुँचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भुवन सोच में पड़ गया। उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखे थे और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी अजीजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितना दूर है आपका घर? मेरी पत्नी भी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब बस थोड़ी ही दूर रहते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उस औरत ने विनती करते हुए कहा। तो भुवन मना नहीं कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वजन आ गया हो साइकिल पर। वो बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल नहीं खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी नहीं चल पा रहे थे, तो भुवन ने उस बंजारन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया और फिर उसे लगा कि जैसे फिर से बहुत सारा वजन साइकिल के डंडे पर आ गया हो। बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर, वो औरत इतना बोले जा रहे थे
तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी माँ खड़ी है, बस आप उधर ही मोड़ लो। मजबूरन भुवन को साइकिल उस घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो शमशान की तरफ जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया और चलता रहा। जंगल भी और घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। शमशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी शमशान के बाद दिख रहे थे। वहां तक पहुंचने के लिए शमशान के बीच में से होकर गुजरना जाता था। भुवन शमशान के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अब आप लोग यहाँ से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तो उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस पास ही में तो है, थोड़ा और कष्ट कर दो भाई साहब। भुवन कुछ नहीं बोल सका। इस बीच ना तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और ना ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल शमशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो शमशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी नहीं थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज़ के साथ रुदन की आवाज़ भी शामिल थी और दोनों आवाज़ें मिलकर बड़ी डरावनी सी लग रही थी। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल के हैंडल से आ चिपका। ये देखकर तो भुवन की गिग्गी बंद गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, देखिए मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप लोग खुद ही चली जाइए। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थी जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया क्योंकि वो आवाज भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां तक कांपने लगीं। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी तो वह जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया और खून की धारा बह निकली। पर खून देखते ही बंजारन के गोद का बच्चा फिर से वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थी। उस बंजारन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही वो अवाक रह गया। वहां एक पुराना सा खंडर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरीब झाड़ियां थी और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। इतना भयानक मंजर भुवन ने अपनी जिंदगी में
कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी भुवन ने कांपती आवाज में पूछा, ये लाश किसकी है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी भुवन चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूं। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेलचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था, जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल के पेड़ की एक डाल भुवन के सिर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारिन का परिवार अपने हाथ में बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहा है। उस दिन के बाद भुवन लापता हो गया, पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट और घंटी की आवाज़ें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेव को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफी समय पहले एक जमींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूरी पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत जमींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़े पर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो जमींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे पूरे परिवार को जिंदा ही दफना दिया। उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और जमींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।